Hey everyone, welcome back to Forensic Science of Priyansh YouTube channel. This is Shubham Dashora, the chemistry faculty. And आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का, विच इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ओके. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. भर भर के क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में और आएंगे भी हर बार. देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें. तो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, फिर वर्नर्स थ्योरी है ना, डबल सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे. फिर बेसिक डेफिनेशंस कवर करेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज वगैरह है जो कि इस चैप्टर में काम आती है, उन सबको हम लोग देखेंगे, है ना. कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक वगैरह जो जो भी लिगेंड्स के भी बहुत सारे नाम वगैरह है, उन सबको भी देखेंगे. फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट करेंगे, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट करेंगे, फिर बॉन्डिंग थ्योरीज कर लेंगे जिसमें हम लोग वीबीटी और सीएफटी करेंगे. ठीक है. इसके अलावा आप लोग अपन लोगों के सिलेबस में नहीं है तो वीबीटी और सीएफटी करेंगे. फिर उसकी एप्लीकेशंस वगैरह देख लेंगे. फिर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे. फिर मेटल कार्बोनिल वाला टॉपिक है और फिर एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एक एक करके सबको देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन की बात करूं तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक डबल सॉल्ट दोनों में फर्क क्या होता है. अगर आप एक पोटैश एलएम का फॉर्मूला देखोगे ना, तो वो भी बहुत ऐसा अजीब सा फॉर्मूला दिखता है, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है. ठीक है. Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट CH2O के और लंबा चौड़ा ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है. तो आपको अगर कोई बोले कि बताओ, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, इस इन दोनों में से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किसको बोलूंगा, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे. एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और एक डबल सॉल्ट में कैसे डिफरेंशिएट करूंगा. तो देखो, डबल सॉल्ट जो होता है ना, उसकी एक दिक्कत होती है. जैसे ही आपने इसको पानी में डाला ना, तो ये क्या करेगा, तुरंत से पहले सारी चीजें इसकी ब्रेक कर जाएगी. ठीक है. जितने भी आयंस थे वो सारे के सारे फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. Al+3+SO4 2- इस तरीके से सारे के सारे अपने इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट रहता है, एक एक करके हम लोग इसके एंटिटीज भी वगैरह भी पढ़ेंगे. तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमेशा रिटेन्ड रहता है, चाहे आप इसको पानी में डिजोल्व करो या मत करो. ठीक है. इसको जब आप डिसॉल्व करोगे ना, तो ये पार्ट अलग होगा पर ये पार्ट एज सच रहेगा. ठीक है. दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. फिर वर्नर थ्योरी क्या कहती है. तो वर्नर ने ना सबसे पहले थोड़ा सा हमको आइडिया दिया था कि आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को एक्चुअली देखते कैसे हो. तो वो बोला कि देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है. एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक प्राइमरी वैलेंसी रहती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी रहती है. ठीक है. अब बात आती है प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है. ठीक है. प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो कि इस कॉम्प्लेक्स के बाहर पड़ी रहती है और वो जनरली आयोनाइजेबल होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अमोनिया का होल 4 Cl2 और इसके बाहर एक Cl पड़ा हुआ है. ठीक है. तो इसके अंदर ना प्राइमरी वैलेंसी अभी कितनी है, 3. और इसके अंदर देखो तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी क्या है, 3 है. तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 3 है और इसीलिए इसको 3 क्लोराइड आयन ने सेटिस्फाई करना है. ठीक है. इसको हम लोग बाहर लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के. फिर ये नॉन डायरेक्शनल वगैरह होता है और ये, इससे हम लोग कोई ज्योमेट्री वगैरह का आइडिया नहीं लगा सकते. अब इसी के बदले जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमको बहुत सारी चीजें बता दी. क्या क्या बता दी देखो. सेकेंडरी वैलेंसी ना एक्चुअली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को देखो, ये अपना मेटल है, ये 4Fe6 वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है. आयरन ने कितने साइनाइड के साथ बॉन्ड बना रखा है, 6. तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो भी 6 है. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ से +2 आ जाएगा. ठीक है. सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जितने भी लिगेंड इसने बॉन्ड बना रखा होता है वही. ठीक है. अब ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है, इसको हम इस डब्बे के अंदर लिखते हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये वाला, इसके हम लोग इसके इनसाइड लिखते हैं. बाहर किसको लिखते हैं, बाहर लिखते हैं प्राइमरी वैलेंसी को. ठीक है. अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये डायरेक्शनल नेचर की होती है. अगर आपके पास 4 है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, अगर आपके पास 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, इस तरीके से. अब वही है, 2 है तो लीनियर बनेगा, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, 4 है तो स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है या टेट्राहेड्रल भी बन सकता है, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा. अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. ये सारे किसके एग्जाम्पल है, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप के अलग अलग ज्योमेट्री के एग्जाम्पल. अब यहाँ पर ना एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आता है. ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक PYQ बना के पूछा हुआ है. बहुत बार लोगों ने इसी को एग्जाम में डायरेक्टली दे दिया था. बहुत इजी सा है पर पता नहीं क्यों आप लोग इसमें गलतियां करके आते हो, पता नहीं क्यों. देखो, वो बोलता है कि मैंने ना एक कॉम्प्लेक्स लिया, कोबाल्ट क्लोराइड का 3 है, अमोनिया का 6 है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है. बट वो आपको ये नहीं बता रहा है
कि इसमें काउंटर आयन या फिर वर्नर के हिसाब से जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कौन है और कितनी है, ये आपको बता नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो उसने हिंट क्या दिया, उसने हिंट दिया कि जब मैं इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करता हूँ ना, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 3 मोल AgCl मिलता है। अब याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वही टूटती है, वही सेपरेट होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। तो अगर यहाँ पर 3 मोल AgCl सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब Ag के साथ पक्का इस क्लोरीन ने रिएक्शन करी है, तभी AgCl अलग हो सकता है। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, CONH3 का होल 6 और इसके Cl3 बाहर पड़ा हुआ होगा, ये इसका फॉर्मूला रहा होगा। फिर दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, COCl का होल 3.5NH3। इस केस में क्या हुआ है, मैंने जब इसकी AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट कराई तो इसने क्या करा, 2 मोल AgCl दिया। इसका मतलब इसका फॉर्मूला पता है क्या रहा होगा, CONH3 का होल 5Cl और इसके 2 क्लोरीन बाहर रहे होंगे। ऐसे ही जब मैंने 4NH3 वाले का किया तो इसने 1 मोल AgCl दिया, इसका केस के अंदर फॉर्मूला क्या रहा होगा, CONH3 का होल 4.Cl2 और बाहर इसमें एक Cl रहा होगा। फिर COCl3.4NH3 का जब मैंने किया तो भी मुझे 1 मोल AgCl3 मिला, बस दोनों का जस्ट कलर में चेंज था, तो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे और हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है। तो ये ना क्वेश्चन बना के दे दिया था, बस इनके मोल्स दिए हुए थे AgCl प्रेसिपिटेटेड, और आपको बताना था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते थे, ज्यादा कोई हेक्टिक मामला नहीं है, बट इसको क्वेश्चन बना के दिया हुआ था एक। फिर टीम फॉरेंसिक साइंस पे प्रियांक से आप लोगों के लिए लेके आए हैं CUET UG एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम 2026। इसमें आपको लोग को कंप्लीट एकेडमिक प्रेप करवाई जाएगी, जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह होगा लीडर बोर्ड के साथ, ताकि आप अपने फेलो कंपिटिटर्स के साथ अपनी पोजीशन का पता लगा सकें। साथ में आपको कंप्लीट नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, DPVs प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो PYQs है, सॉल्व PYQs, आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस उनके प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि हम लोग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया जाएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो आप लोग सीख पाओ। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में भी हेल्प रहेगा वो। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर लिया और आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आ गया, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, चाहे वो कॉलेज काउंसलिंग है, उन सब में भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। वो मान लो कि अगर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए रेस्क्यू प्लान क्या होना चाहिए, प्लान बी, उसके लिए भी हम लोग आपको असिस्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पे हम लोग आपको कॉलेजेस वगैरह सजेस्ट करेंगे, आपको रियल टाइम अपडेट्स और अलर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपके आपके मैम के साथ स्ट्रेटजी सेशंस भी होंगे, जिसमें आप लोगों को स्ट्रेटजीज वगैरह बताई जाएगी किस तरीके से आप अपना बेस्ट कॉलेज जो है वो पा सकते हो। ये सब आपको मिल सकता है ओनली इन 2999। तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर वेरियस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है कौन कौन सी है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये ना अपना जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो ये पूरी चीज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल दिया ही हुआ है, चलो नीचे ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देते हैं। तो अब इसमें मेटल भी आ गया, इसको सराउंड कर रहे हैं जो लिगेंड्स भी आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम कौन होता है, तो यही अपना सेंट्रल एटम, जिसके भी आसपास लिगेंड अटैच होते हैं वही अपना सेंट्रल एटम होता है। अब इसके केस में जैसे निकल है यहाँ पर, इसके केस में कोबाल्ट है, इसके केस में आयरन है। ठीक है, लिगेंड कौन होता है, तो वो अपने कुछ लिगेंड, कुछ मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज जो कि सेंट्रल मेटल से बाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब ये लिगेंड कितने भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे ये न्यूट्रल टाइप के हो सकता है, चाहे ये एनायनिक टाइप का हो सकता है, या फिर इवन ये कैटायनिक टाइप। ये छोटा भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। जो बड़े लिगेंड होते हैं उनको मैक्रोमोलिकुलर लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, इवन प्रोटीन्स भी आपको लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी वो होता है जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स एक लिगेंड बनाता है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ लिगेंड, मेटल के साथ वो जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाता है वही उसकी डेंटिसिटी होती है। ठीक है, अब इसमें इसके बेसिस पे हम लोग लिगेंड्स को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ऐसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, कितना भी कर सकते हैं। मोनोडेंटेट मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, जैसे क्लोराइड आयन बनाता है,
जैसे पानी बनाता है, जैसे अमोनिया बनाता है। बाइडेंटेड मतलब दो सिग्मा बॉन्ड, एक ही लिगेंड दो सिग्मा बॉन्ड बनाया तब उसको हम बाइडेंटेड बोले। फॉर एग्जाम्पल ईएन, इथिलीन डाइमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, ये इस तरीके से बॉन्डिंग कर, ये NH2 NH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2, तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेगा मेटल के साथ, ठीक है। या फिर एक और होता है ऑक्सलेट 2 माइनस, तो COO माइनस, इधर भी और इधर भी COO माइनस, तो ये O माइनस इस तरीके से डोनेट करते हैं मेटल को। तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड हो गए। फिर ऐसे ही पॉलीडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं, जैसे इसमें ट्रेन का एग्जाम्पल आता है। फिर इसके अलावा EDTA का एग्जाम्पल आता है जो कि हेक्साडेंटेड टाइप का लिगेंड है, वो थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, वो आ ही गया चलो। EDTA, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटेट आयन, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसे EDTA 4 माइनस लिख रखा है तभी आपको इसको हेक्साडेंटेट कंसिडर करना है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर EDTA सिंपल लिखा हुआ है ना, तो इट इज नॉट हेक्साडेंटेड, इट इज सिंपली अ बाइडेंटेड लिगेंड। लेकिन अगर EDTA 4 माइनस लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, फिर एक टेट्राडेंटेड होगा। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये वाला, इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, ये क्या करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला है EDTA 4 माइनस, ये ऑक्सीजन से भी डोनेट करेगा और नाइट्रोजन से भी डोनेट करेगा, इसलिए दिस इज एन हेक्साडेंटेड। लेकिन अगर सिंपल EDTA आ जाए या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटेट की जगह टेट्रा एसिटिक एसिड लिखा हुआ आ जाए तब भी वो कैसा होगा, बाइडेंटेड नेचर का होगा। एक बार जेई में कहीं पे ये पूछा हुआ है आई थिंक, है ना, ऐसे कंफ्यूज कराया था एक बार। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कीलेट लिगेंड। देखो कीलेट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो कि कीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं रिंग मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मेटल है, यहाँ पर एक इथिलीन डायमीन लिगेंड को जोड़ लो, CH2 CH2N, तो ये क्या हो रहा है, एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन रही है, 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, और इसीलिए हम लोग EN को क्या बोल देंगे कि ये कीलेट लिगेंड, ठीक है। कीलेट लिगेंड जब भी कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं ना, तब वो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ भाई, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है MnH3 का होल 6 और एक कॉम्प्लेक्स है MEN का होल 3, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो MEN वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड की। अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, दो डिफरेंट डोनर एटम्स हो, ठीक है। क्या हो जिसके पास दो डिफरेंट डोनर एटम्स, अब उसमें से वो किसी भी तरफ से डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं मानता हूँ इसको, SCN-। अब ये चाहे ना तो सल्फर साइड से भी डोनेट कर सकता है, या फिर ये चाहे तो नाइट्रोजन साइड से भी डोनेट कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों में से एक ही तरफ से डोनेट करें। जैसे मेटल SCN लिखा हुआ है और मेटल NCS लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये थायोसाइनेट है या आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। इन दो, इसके दो अलग अलग नाम। फिर ऐसे ही एक और इसका फेवरेट है NO2, ठीक है। अब ये NO2 माइनस में भी दो चीज है, या तो ये ऑक्सीजन सेंटर से डोनेट कर दे या नहीं नाइट्रोजन सेंटर से डोनेट कर दे। अगर ये नाइट्रोजन सेंटर से डोनेट करता है तो हम इसको लिखते हैं नाइट्रीटो N, ठीक है। और अगर ये ऑक्सीजन सेंटर से डोनेट करता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, नाइट्रीटो O। इसका नोमेनक्लेचर अभी आएगा ही थोड़ी देर में, तब ये और क्लियर होगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिंपल है, जितना भी मेटल के साथ बॉन्ड बना हुआ होगा, सिग्मा बॉन्ड थी, वही क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे PTCl6 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, निकल अमोनिया का होल 4 2 पॉजिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। फिर ऐसे ही Fe ऑक्सिलेट 3 3 माइनस, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, उनको सिर्फ दिखता है ये 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 टिका दो इसका, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, C2O4 2 माइनस क्या होता है भाई, एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब टू सिग्मा बॉन्ड्स,
अब अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो कितने दिए हुए हैं यहाँ पर 3, तो 3 × 2 6। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही इथिलीन डाइमीन भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पूछ देख लेना वैसे तो इजी होता है मामला। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये जो पूरा डब्बा बनाते हैं हम इस तरीके से, जिसके अंदर सारे सेकेंडरी वैलेंसीज वगैरह लिखे जाते हैं वर्नर के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जैसे ये है तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है इस तरीके का। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो नंबर या फिर वो चार्ज या वो वैल्यू जो कि उस मेटल आयन के ऊपर आएगी अगर आप उसके सारे के सारे लिगेंड को निकाल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CuCN का होल 4 3 तो अगर आप क्या करो साइनाइड को एक करके करके निकालते जाओ और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो भी वो लगाते जाओ, ओवरऑल जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो आएगी ये +4 - 3 = +2। ठीक है, साइनाइड एक -1 लेके आता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ऊपर की तरफ -3 ऑलरेडी है तो +4 और -3 मिलके इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना दे देंगे +1, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं कॉपर प्लस। फिर एक और अच्छा पॉइंट है ये, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जिनमें सेम टाइप का लिगेंड बाउंड होता है। कौन सा टाइप का, सेम टाइप का लिगेंड, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3 पॉजिटिव, इसके अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ अमोनिया है लिगेंड। फिर हेटेरोलेप्टिक किनको बोलते हैं, जिनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर अमोनिया भी और क्लोरीन। अब आ जाते हैं वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज नोमेनक्लेचर। अब देखो नोमेनक्लेचर अपने आप में पूरी एक दो क्लासे लेता है। मैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल में करवाता हूँ जब मैं लाइव क्लास में करवाता हूँ तो, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को सॉल्व करने के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको नोमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा ढंग से आना चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं नोमेनक्लेचर अच्छे से करवाने बैठा तो पूरी क्लास इसमें चली जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं क्विकली एक बार जल्दी से कवर करते हैं। जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हम मैं आपको फटाफट बता देता हूँ एक बार। ठीक है, बाकी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ट्राई करेंगे फ्यूचर में कि इसके ऊपर पूरा अलग से ही वीडियो बनाए। ठीक है, अभी के लिए एक बार क्विकली कवर कर लेते हैं। होगा क्या, सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखना होता है, फिर लिगेंड्स को लिखते हैं, फिर पॉलीडेंट लिगेंड्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, फिर जो भी फॉर्मूला है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर उसके बाद लिगेंड्स और मेटल के बीच में कोई भी लिखते समय स्पेस वगैरह नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो ये इस तरीके से। अब जो भी चार्ज होगा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल रहता है तो जो भी कैटायन के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा वो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। अब क्या है, अब रूल्स देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के रूल्स होंगे कुछ ना कुछ। तो जब भी हमारे को कोई कॉम्प्लेक्स लिख के दिया हुआ है तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको कैटायन का नाम लिखना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट लिखते हैं ना, तो वैसे ही हमको पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद एनायन का नाम लिखना है। जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्ट का नाम लिखना है और सेकेंडली फिर हमको नेगेटिवली चार्ज लिखना है। ठीक है, अब नाम लिखते समय हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम लिगेंड का नाम लिख रहे हैं तो उसको हम लोग को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। वो तो सिंपल है, अगर आपको लिगेंड के नाम पता होंगे तो आप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आराम से जमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लिगेंड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको बैठ के पढ़ना अच्छे से। ठीक है, अब इनका जब भी आएगा एग्जाम्पल, इसमें एक दो अच्छा एग्जाम्पल है, कहाँ गया वो अमाइन, AMMIN, हाँ नीचे वाला ये। जब भी अमोनिया लिगेंड होती है ना तब हम उसको AMMIN लिखते हैं। जब भी वाटर होता है तो उसके लिए एक्वा या एक्वो लिखते हैं। CO होता है तो उसके लिए कार्बोनिल लिखते हैं। NO होता है तो उसके लिए नाइट्रोसिल लिखते हैं। अब आपके मन में ना कंफ्यूजन आती है कि सर ये एमीन तो AMMI वाला यहाँ पे लिख दिया तो अमाइन कब बोलेंगे, जब NH2- होगा तब उसको क्या बोलेंगे अमाइन या अमाइनो। और अगर NH इधर 2- इस तरीके का, ठीक है, NH के ऊपर 2- तो उसको क्या बोलेंगे इमिडो बोलेंगे। ठीक है, फिर जब भी अगर दो से एक से ज्यादा सिमिलर टाइप के लिगेंड आ जाए तो उसके आगे डाई या टेट्रा लगा देना, फिर डाई अमाइनो हो गया या डाई एमीन हो गया इस तरीके का। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है ना कि आपके पास इस तरीके का लिगेंड आ जाता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन।
ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अब ये खुद ही लिगेंड का नाम है। अब अगर आप मान लो इसके दो पार्ट ले रहे हो, इसके दो ट्वाइस लिगेंड ले रहे हो, तो आप इसके आगे क्या लिखोगे? फिर से ट्राई लिखोगे क्या? आंसर इज नो। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले कितने नंबर है? दो। तो अगर आप जब इसका नाम लिखने जाओगे तो इसके आगे क्या लिखोगे? बिस। बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन लिखोगे तो इसका नाम इसीलिए हो जाएगा, डाइक्लोरिडो तो है ही, उसके बाद बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और फिर निकल और सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको लिखना है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगी इस तरीके से आपको ब्रैकेट बना के नंबरिंग करके लिखनी होती है, तो ठीक है। फिर हाँ, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं जब भी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है। अगर कहीं पे कोबाल्ट है तो उसका नाम सिंपल कोबाल्ट दिया जाएगा, अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही दिया जाएगा। बट अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसके नाम के आगे हमको एट लगाना पड़ेगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, उनके नाम के आगे हमको एट लगाना। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स, इसमें टू नेगेटिव चार्ज है, तो कोबाल्ट के आगे क्या लगा दूंगा? एट, तो कोबाल्ट एट। ऐसे ही आयरन होगा तो अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा, सिल्वर होगा तो, सॉरी, आयरन होगा तो फेरेट लिखना पड़ेगा, सिल्वर होगा तो अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा, टिन होगा तो स्टेनेट लिखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इनके जो वर्ड्स हैं, जो कि इनका सिंबल दिया गया है, उसी बेसिस पे इनको लिया जाता है। ठीक है, जैसे सिल्वर है इसका नाम, अब सिल्वर है तो सिंबल एजी क्यों रखा? क्योंकि उसका कॉमन नेम अर्जेंटम या अर्जेंटेट कुछ बोला करते थे इसको पहले, जब ये ओरिजिनेट हुआ था, तो उसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल मैं क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कराता हूँ पूरा डिटेल में, अभी हम लोग को नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है अभी। और ये क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग देख लेना आप लोग अच्छे से एक बार करके। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, नोमेनक्लेचर से, क्योंकि हर बार पूछ ही लेता है वो एक एक। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं आइसोमेरिज्म पे। अब देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट आर आइसोमर्स? सबसे पहले तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट उनकी ओरिएंटेशन, ठीक है, वो अलग अलग होती है। अब इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में बहुत सारे टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, या होता क्या है इस वजह से? तो ये आता है डिफरेंस इन स्ट्रक्चर की वजह से। ऑब्वियसली नाम स्ट्रक्चरल है तो स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो चाहे वो आयनाइजेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, लिंकेज हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इन चार टाइप का हो सकता है। फिर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं तो वो दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्यों होता है? तो ये जो स्पेशियल ओरिएंटेशन ना, उसके चेंजेस की वजह से होता है, और भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यहाँ से भी एक ना एक पक्का क्वेश्चन बनता ही है, एक दो बार पहले पूछा हुआ भी है कि बताओ ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं, ठीक है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट या लिंकेज, या कौन से टाइप के। इसको आप एक बार देख के जाना अच्छे से, वैसे मैं भी बता ही देता हूँ। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का क्या मतलब है? ये सब कुछ सेम है इन दोनों का, अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने जाओगे सब कुछ सेम है, जस्ट जब इनको हम आयोनाइज करने जाएंगे तब हमको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैंने आयोनाइज किया तो मुझे यहाँ पर AgCl की पीपीटी मिलेगी, और अगर मैंने इसको आयोनाइज किया तो मुझे यहाँ पर AgBr की पीपीटी मिलेगी। तो एग्जाम में ना ऐसे ही करके आता है कि मैंने दो सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, दोनों को मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराया, बट एक कॉम्प्लेक्स में मुझे सिल्वर ब्रोमाइड की पीपीटी मिली, और एक कॉम्प्लेक्स में सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी मिली। तो बताओ जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें कौन सी टाइप की रिलेशन है? तो वो क्या होंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म टाइप की रिलेशन रखेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट में क्या होता है? वाटर जो लिगेंड है ना, वो अंदर बाहर करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम H2O का होल 6 और Cl3। अब इसमें एक 5 अंदर है, एक बार 4 अंदर है, और एक बार 3 अंदर होंगे, इस तरीके से। तो उस बेसिस पे उनका कलर भी अलग अलग आता है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी अलग अलग। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म ना आपको बहुत बार याद दिलाएगा एम्बिडेंटेड लिगेंड। इसकी याद दिलाएगा एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो जैसे साइनाइड है और आइसोसाइनाइड है, थायोसाइनाइड है और आइसोथायोसाइनाइड है, नाइट्राइट है और नाइट्राइट ओ है, उस तरीके से ये काम करता है। इसमें क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स के अंदर तो ये एक तरीके की बाइंडिंग यूज कर रहा होगा, दूसरे में दूसरी तरीके की। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो ये सल्फर से बाइंड कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं?
कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, हमारे पास एक तरीके का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें ना मेटल एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, इनका जो सेंटर है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोमियम के साथ अमोनिया है और कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, और इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, क्रोमियम के साथ साइनाइड आ गया, कोबाल्ट के साथ अमोनिया आ गया, जस्ट मेटल एक्सचेंज हो गए। ठीक है, मेटल एक्सचेंज कर लिया उन लोगों ने इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन स्टीरियो आइसोमर्स पे। अब स्टीरियो आइसोमर्स ना होते क्या है, तो वो अपने स्पेशियल अरेंजमेंट, उनका जो एटम और ग्रुप की पोजीशन है स्पेस के अंदर, 3D स्पेस के अंदर उनकी जो पोजीशन है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, उस बेसिस पे हम लोग उनको अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी आता है और ऑप्टिकल भी आता है। स्टार्ट करते हैं विद ज्योमेट्रिकल। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, एक तो हमको सिस्ट्रांस आइसोमर्स पढ़नी होती है। कौन सी वाली, सिस्ट्रांस। ठीक है, तो सिस ट्रांस में हम लोगों को वैसे भी हमने एक बार तो बताया ही हुआ है कि इस तरीके से कभी भी पाई बॉन्ड में होती है ज्योमेट्री, तो इसको हम सिस बोल देते हैं, इसको ट्रांस बोल देते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो लेट्स सपोज मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना जब भी 90 डिग्री का एंगल आएगा किन्हीं दो लिगेंड के बीच में, और अगर वो सेम हुए तो उनको क्या बोल देंगे, सिस। और जब भी 180 डिग्री का एंगल आएगा लिगेंड के बीच में, तो उनको क्या बोल देंगे, एक दूसरे के ट्रांस। ठीक है, 90 डिग्री एंगल सिस पे और 180 डिग्री एंगल आ गया तो ट्रांस। ठीक है, अब देखो, जैसे स्क्वायर प्लेनर की बात करो, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होता है, तो लीगेंड लीगेंड अगर पास में आ गए तो इसको क्या बोल दूंगा, सिस। अगर स्क्वायर प्लेनर में ही लीगेंड लीगेंड 180 डिग्री पे चलेगा तो इसको क्या बोल दूंगा, ट्रांस। इजी। अब तो इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज आती है, जैसे Ma4 टाइप का लीगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स है। Ma4 टाइप से वो क्या कहना चाहता है, वो कुछ इस तरीके से कहना चाहता है कि लेट्स सपोज आपके पास कोबाल्ट है और क्लोराइड 4 और 2 नेगेटिव, इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो ये Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या कभी भी कोई आइसोमेरिज्म टाइप की चीज दिखा पाएगा क्या? ये तो दिखा ही नहीं पाएगा, सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो क्या सिस और क्या ट्रांस, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सिस और ट्रांस सब में पॉसिबल नहीं होता, केवल कुछ कंडीशंस होती है उन्हीं में वो पॉसिबल हो पाता है। तो वो कौन सी कंडीशंस है, वो स्क्वायर प्लेनर के केस में तो ये कंडीशंस है, दो लिगेंड एटलीस्ट डिफरेंट होने चाहिए। Ma2B2 हो सकता है, Ma2BC हो सकता है, या फिर MAAB2 हो सकता है, या फिर AB हो सकता है, या फिर सारे के सारे डिफरेंट हो। इस तरीके के लोग ही क्या हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जिसमें सारे लिगेंड सिंगल सेम होंगे, या फिर जिसमें तीन लिगेंड भी सेम होंगे, या फिर जिसमें बाइडेंटेड दोनों लिगेंड सेम होंगे, तो वो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं कर पाएगा, ध्यान में रखना। फिर एक ये PYQ, आई थिंक ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। MABCD टाइप का जो लिगेंड है स्क्वायर प्लेनर में, वो कितनी आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो तीन आइसोमर बना सकता है। कैसे बना सकता है, तो ये भी चलो देख ही लो। M है, ABCD, तो ये A है, B है, C है, D है। अब A को अपनी जगह पे रख लो, बाकी सबको एक एक घुमा दो। A को मैंने अपनी जगह पे रखा। ठीक है, अब मैंने एक बार A के पास क्या लगा था, C लगा दिया, इधर B लगा दिया और इधर D लगे रहने दिया, ये दूसरा आइसोमर हो गया। फिर क्या करो, अब इसको इसके सिस लेके आ जाते हैं, और इन दोनों को चेंज कर देते, तो ए के पास सी आ गया और ए के ट्रांस में डी चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स तीन तरीके के आइसोमेरिक फॉर्म बना सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनेगी, आप ट्राई भी कर लेना तो भी नहीं बनेगी। अब ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे देखो, ये सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। अमोनिया यहाँ पर पास पास में बैठे हैं, ब्रोमीन भी पास पास में बैठे हैं, तो ये क्या होगा, सिस हो गए। अमोनिया यहाँ पे एक दूसरे के 180 भी बैठे हैं, ब्रोमीन भी 180 बैठे हैं, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के ट्रांस हो गए। ऐसे ही अगर ग्लाइसिन टाइप का लिगेंड है, यहाँ पर एक ग्लाइसिन लिगेंड दिया हुआ है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है ये, NH2CH2COOH। जब ये मान लो ये एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरीके से तो ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बाइंडिंग साइड भी दो अलग अलग है, तो इसलिए सिस और ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन कर सकता है। जब दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले पास में हैं और दोनों एसिड वाले पास में हैं, तो उसको सिस बोल दूंगा। फिर अगर एसिड वाले 180 पे हैं और नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी 180 पे है, तो उसको ट्रांस बोल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसमें भी
MA4B2 टाइप के, MA4BC टाइप के, MA3B3 टाइप के, या फिर A2B2C2 टाइप के, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल जो है वो सिमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते, ठीक है। कभी आई थिंक आ ही जाएगा, हाँ। इसका इस तरीके से बनता है, देखो। ये ए है और ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है और ये, तो ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है? ये ट्रांस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। फिर ऐसे ही इसको एक बार पास पास में लगा दो, तो ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? बी हो गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? इधर ए लगा देते हैं और इधर बी लगा, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिस हो जाएंगे, इस तरीके से। तो सिस और ट्रांस तो बहुत इजी है इसके अंदर। तो इसमें अंदर दिक्कत क्या आती है ना आपको, कि आप कॉम्प्लेक्स को ढंग से पढ़ते नहीं हो। और अगर आप कॉम्प्लेक्स को ढंग से पढ़ के नहीं जाओगे ना, तो आपको दिक्कत आ जाएगी कि सिस ट्रांस दिखा भी पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, जब सारे लिगेंड डिफरेंट होते हैं, हाँ ये वाला, ये भी आई थिंक PYQ है, कि जब सारे के सारे लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंट आएंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रीज जितनी बनेगी वो कितनी होगी? 15 होगी। इसको रट के चले जाना, हो सकता है वापस पूछ ले वो, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, फैक एंड मर आइसोमेरिज्म, फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म तब दिखाया जाता है जब तीन लिगेंड सिमिलर हो, इस तरीके की। तो अगर ये तीनों क्या है, 90 90 90 पे बैठे हुए हैं, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, तब ये क्या बनता है? एक ट्राइंगल बनता है इस तरीके का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका चेहरा बोलते हैं या फिर फेस बोलते हैं। इस ट्राइंगल का क्या है? ये फेस है, कॉम्प्लेक्स का क्या है? फेस है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर। और जब ये तीनों पास पास में नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या बनेंगे? ये मेरिडोनियल आइसोमर। या फिर इसको पहचानने का तरीका है, दोनों में से एक ट्रांस होगा, 180 डिग्री पे होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा आइसोमर है? मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन चीजें दिखाती है? जिनके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या दिखाएंगे हम लोगों को? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे। अब क्या टेट्राहेड्रल वाले जो लोग हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं? सोचो, क्या वो टेट्राहेड्रल मोइटी जो है, क्या वो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं क्या? एक बार ट्राई करना इसको, ठीक है। फिर ऐसे ही स्क्वायर प्लेनर में सोचना, फिर ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल टाइप में सोचना, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो, अगर टेट्राहेड्रल के अंदर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे निकल का ले लो, निकल क्लोराइड, NiCl4 2-। तो जब तक ये चारों के चारों लिगेंड क्या होंगे? सेम होंगे, तब तक कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। इवन जब तक दो लिगेंड्स भी सेम रहेंगे ना, चाहे एक्स और वाई कुछ भी दे दो, तब तक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाती है, तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सारे के सारे लिगेंड अलग हुए, तब ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये सेंटर अब कायरल टाइप का हो जाता है, इसलिए। फिर इसके अंदर बहुत सारे टाइप के और चीजें आती है, अब इतना डेप्थ में हम लोग को जाने नहीं है, क्योंकि अभी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा। बॉन्डिंग वाली थेरीज पे आ जाते हैं। बॉन्डिंग में हमको दो थेरीज पढ़नी है मेनली। एक है VBT और दूसरी कौन है? CFT। VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि पूरी की पूरी डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। और दूसरी है CFT, जो कि VBT के जस्ट ऑपोजिट चलती है। VBT बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड है, CFT बोलता है आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले VBT से स्टार्ट करते हैं। VBT में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का ही फिनोमिना लगाना है पूरा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना है कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? DsP2। इट इज अगेन अ पीवाई की। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो शेप क्या होगा? ये पूछा हुआ है, तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 में क्या होता है? तो TBP। TBP बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 में अगर दो टाइप के बन सकते हैं, अगर लिगेंड क्या होता है? वीक होता है तो sp3d2, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो D2sp3। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको।
इनर ऑर्बिटल वाला किसको बोलेंगे, जिसमें इनर डी यूज हुआ है, और आउटर ऑर्बिटल वाला जिसमें आउटर डी यूज हुआ है। उसी की बात कर लेते हैं, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल डी कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल वाले कब बनते हैं, जब हमारे पास ना इस तरीके का कॉम्प्लेक्स हो, डी sp2 टाइप का या d2sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ठीक है, ये जनरली कौन बनाता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं। ऐसा भी वैसे तो कंपैरेटिव डेटा है ये, पर मैग्नेटिक मोमेंटम इनका निकाला जाता है ना, तो इसके अंदर बहुत कम आता है, क्योंकि इसके अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, ऐसे ही आउटर वालों की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल में डी बाहर वाला यूज करेंगे। sp3 वाले में तो चलो नहीं बनता है कोई डी वाला, बट फिर भी इसको आउटर में कंसिडर कर ले। इसके अंदर क्या होगा, भर भर के पैरामैग्नेटिज्म हमको देखने को मिलेगा, और ये जो है जनरली वीक लिगेंड जो होते हैं वो इस तरीके कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो इसके अंदर देखो कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 है। अब ये सारा बनाना वनाना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, तो वो आपको आता ही होगा ऑलरेडी। बस मैं ये बता देता हूँ कि ज्योमेट्री वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट है, अमोनिया का होल से इस तरीके से बन जाएगा। कोबाल्ट क्या है, +3 स्टेट में है, दिया हुआ है उसके ऊपर +3 चार्ज है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैसे निकालोगे, तो देखो कोबाल्ट जो होता है वो अपनी एटॉमिक स्टेट में कितने रखता है, तो 4s2 3d7। अगर कोबाल्ट +3 बन चुका है तो वो कितने रखेगा, 4s2 से चले गए और 3d से एक चला जाएगा, 3d6 हो जाएगा। 3d6 है और साथ में क्या है, अमोनिया लीगेंड। ठीक है, तो अमोनिया लीगेंड ये भी क्योंकि वीबीटी की बात कर रहे हैं, तो वीबीटी ने तब तक ये बताया नहीं था कि अमोनिया इसकी पेयरिंग करेगा या नहीं, तो उसने मैग्नेटिक फील्ड डेटा के बेसिस पे बोला कि ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, पेयरिंग करवाने के बाद क्या करेगा, सबको अंदर भेज देगा इस तरीके से। अंदर भेज देगा तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो कौन सी आएगी, इनर वाले ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे। तो इनर वाले ऑर्बिटल को इस तरीके से यूज करा। ठीक है, तो क्या बन गया, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। कोबाल्ट अमोनिया होल 3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही एक वीक वाला भी देख लेते हैं, जैसे कोबाल्ट फ्लोराइड 3 माइनस। इसके अंदर क्या होता है, आउटर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अगर कोई पूछ ले कि बताओ कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3 पॉजिटिव और कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, दोनों में जो मैग्नेटिज्म है क्या वो सेम है या डिफरेंट है, तो पक्का ही पक्का क्या है, डिफरेंट है। कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3 पॉजिटिव ये जो था, इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये क्या है, F6 वाला, इट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी सेम चीज है। सबसे पहले तो हमको टेट्राहेड्रल बनेगा कब और ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे निकल अमोनिया का होल 3, निकल अमोनिया का होल 4 2 पॉजिटिव। यहाँ पर निकल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी निकल की, तो निकल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d8 4s2। ठीक है, निकल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d8 4s2 होती है। अब निकल किस में जाएगा, +2 में जाएगा। अगर निकल +2 में गया है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से सिंपल 3d8 हो जाएगी इस तरीके से। दो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे, सिंपल है। अब क्या होगा, यहाँ पर कितने अमोनिया लिए हुए हैं, 4 अमोनिया लिगेंड लिए हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो कैसे निकालूंगा, तो इस तरीके से मैं डायग्राम बना के निकालूंगा। एक बार फिर से यहाँ पर क्या हो गया, NH3 आ गया। तो NH3 अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिंपल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद चार्ज बन गया, तो ये सिंपल इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन का। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर हमेशा ही क्या होता है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं हमेशा। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगी। टेट्राहेड्रल में कभी भी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, या तो sp3 होती है या फिर एक
और अजीब होती है SD3 टाइप की, हालांकि वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं तो आप लोग उसको भूल सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम और ऑक्सीजन का, वो उसको दिखाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग रहने दो। अभी बस इस पर ध्यान रखो कि sp3 टाइप की होती है। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि अमोनिया लास्ट केस में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वो बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं करा रहा, तो यही सारी वीबीटी की गलतियां हैं। वीबीटी ने ढंग से बताया ही नहीं कि कौन सा अमोनिया स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा अमोनिया वीक है, ये सब वो भूल गया। तो वही चल के आगे CFT करेक्ट करेगा। फिर निकल कार्बोनिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल जो है ये भी कैसा है, टेट्राहेड्रल टाइप का ही ज्योमेट्री रखता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या करता है ये, अपना फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा और साथ में ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्योंकि इसके अंदर जो अपना निकल है वो कैसी है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इसके अंदर किसमें था, ये +2 में था। ये कैसा है, इट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और ये वाला कैसा है, डायमैग्नेटिक, जबकि दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन इज सेम sp3। अब वीबीटी की लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस है, एक आधी नहीं, बहुत 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 सारी लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो बहुत सारे अजम्पशन मान रखे थे इसने। मैग्नेटिक डेटा का कोई अता पता नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं है, कोई कलर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई नहीं बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड एक्चुअली क्या होता है ना। इन सब को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, आप लोगों की मेरी और दुनिया में सभी लोगों की फेवरेट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है और छा जाती है। ठीक है, वो आते ही बोलती है हटाओ वीबीटी को। वीबीटी ने तो बोल दिया सबको, मतलब सब गड़बड़ कर दिया उसने तो। और मैं आके अभी सारा मामला सॉर्ट कर देता हूँ। CFT आके बोलती है कि ये सारा जो मामला है ना, ये सारा आयनिक चार्जेस के बेसिस पे सॉल्व हुआ। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये, आयनिक चार्जेस के बेसिस पे सॉल्व होगा। तो वो क्या बोलती है, मेटल को एज सेंटर में कैटायन मानती है, और लीगेंड को कैसा मानती है, तो लीगेंड को एज नेगेटिवली चार्ज मानती है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस कंसिडर करती है इन चीजों को। तो वो बोलती है कि जब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एक्चुअली में, तो मेटल ऐसे सेंटर में बैठा रहता है और लीगेंड ऐसे दूर दूर से आ रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है डिटेल, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। मैं जैसे आपको थोड़ा स्प्लिटिंग डायग्राम्स वगैरह बता देता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। वहां से वैसे आपको CFSE कैलकुलेट करवा ले तो करवा ले, बाकी इससे ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं आता। ठीक है, तो देखो, जब अपने पास डी ऑर्बिटल रहते हैं, जब कोई भी लिगेंड नहीं आया है, तब वो शांति से बैठे रहते हैं। जैसे ही लिगेंड उसके पास अप्रोच करना चालू करता है, तब वो क्या करते हैं, थोड़ी सी हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। जैसे ही लिगेंड ने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया। ठीक है, तब क्या होता है, तब वो इस तरीके से स्प्लिट कर जाता है। एक T2G सेट में स्प्लिट करता है, एक EG सेट में स्प्लिट करता है। T2G सेट में कौन कौन से ऑर्बिटल जाते हैं, DXY, DXZ, DYZ, जिनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। और EG सेट में कौन कौन से ऑर्बिटल जाते हैं, तो एक्सियल ऑर्बिटल, DX स्क्वायर - Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। अब ये इक्वेटोरियल एक्सियल इनको क्यों बोलते हैं, एक्चुअली में होते क्या है, ये सब हम लोग लाइव क्लास में पढ़ते हैं। इतना भी हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम लोग इनको सबको कवर करने बैठेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर होता है ये। ठीक है, फिर इनकी जो स्प्लिटिंग होती है उसकी ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 3/5 डेलो एंड 2/5 डेलो। तो जो नीचे वाले T2G सेट है वो 2/5 डेलो से नीचे खिसकता है, और ऊपर वाला 3/5 डेलो से ऊपर खिसकता है। ठीक है, इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बैरी सेंटर बोलते हैं। फिर ऐसे ही टेट्राहेड्रल के केस में बात करूं, तो इसके अंदर भी जब कोई लिगेंड नहीं आया, तब शांति से ऑर्बिटल बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा लिगेंड पास में आने लगे तो इस तरीके से एक्साइटेड हो गए, और जैसे ही बॉन्ड बना तो इस तरह से फिर से स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पर अब E और T2 सेट के ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पर कोई भी इनके आगे G नहीं लिखा जाता, क्योंकि G डिनोट करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री को, और टेट्राहेड्रल में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है। कैसे होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ ऊपर लिगेंड है, नीचे गया तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, खाली खाली इलाका। यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ आगे सामने गया तो खाली खाली इलाका।
इसीलिए टेट्राहेड्रल में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ही नहीं कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसीलिए यहाँ पर जी नहीं लिखा जाता। ठीक है, जी और यू सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में लिखा जाता है। तो इस तरीके से इसमें स्प्लिटिंग होती है। फिर इसमें नीचे की तरफ 3/5 डेल टी खिसकता है, ऊपर की तरफ 2/5 डेल टी खिसकता है। डेल ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल टी फॉर टेट्राहेड्रल। इसमें जो नीचे की तरफ ऑर्बिटल स्टेबलाइज होते हैं वो होते हैं ई वाले, तो डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्सियल, और ऊपर की तरफ डी एक्स वाई डी एक्स जेड वाई जेड। ऐसा ना एग्जाम में एक बार डायरेक्टली पूछ लिया था कि टेट्राहेड्रल के अंदर हाइयर एनर्जी पे कौन से ऑर्बिटल रहते हैं, डी ऑर्बिटल कौन से रहते हैं, ऐसे नाम लिख के पूछ लिया था। जैसे अलग अलग ऑप्शन दिए थे, तो सिंपल था क्वेश्चन तो, पर पूछा हुआ था तो ध्यान में रखना। फिर सी एफ एस ई निकालना आपको आना चाहिए। तो देखो, डेल्टा ओ डायरेक्टली डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज कितना है। फिर आपको पता ही है ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा है, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, और टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल से डेलो ज्यादा किसका होगा, ऑक्टाहेड्रल का होगा। तो दोनों का रिलेशन क्या आता है, तो दोनों का रिलेशन आता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। अब इसके लिए भी एक रीजन है कि ये 4/9 ही क्यों यूज किया गया है, बाकी और कोई वैल्यू यूज की नहीं, क्यों नहीं की गई है, तो उसका भी रीजन होता है, वो सब भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर ये नेचर ऑफ लीगेंड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड आ गया, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो डेल्टा ओ बहुत हाई हो जाएगा, और अगर वीक लिगेंड आया तो डेल्टा ओ बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, अब ये डेलो से ना हम लोग बहुत सारी चीजें पता लगाते हैं। डेलो एक्चुअली में क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पर जो पी आता है, एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी। होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करने जाते हो ना इस तरीके से, तो अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन एक बार फिल कर दिए T2 सेट में, ऑक्टाइडल केस की बात कर रहा हूँ मैं, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि क्या आप ऊपर जाओगे या आप नीचे ही रहोगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पेयरिंग एनर्जी का। अगर इसके लिए पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वो नीचे आ जाएगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अगर कम है तो वो क्या करेगा, पेयर कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी नहीं लग रही। और अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो पेयर ना करके ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो हमको हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, ऊपर चला जाता है वो। और अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो लो स्पिन जिसमें पेयरिंग हो रही होती है वो वाले कॉम्प्लेक्सेस देखें। फिर नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग लिगेंड्स को उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, या फिर जिसको CFS बोलते हैं, क्रिस्टल फ्लीट फिटिंग, उसके बेसिस पे हम लोग अरेंज करते हैं। तो स्टार्टिंग विद आयोडाइड और एंडिंग विद कार्बोनिल। इसमें क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आगे ही आगे रहते हैं, बीच में कुछ सिग्मा डोनर वगैरह रहते हैं, और इधर वीक पाई डोनर्स वगैरह रहते हैं। ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी ट्रिक वगैरह आप लोग देख लेना, बाकी क्लास में हम लोग करवाते हैं, बट ठीक है, अभी आप लोग इसको याद करके जाना ही जाना, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अरेंज कर दो इन लिगेंड्स को, आई थिंक रिसेंट एग्जाम में ही पूछा हुआ है, CUET में ही, कि इनको इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज कर दो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रख के जाना इसको। हो सकता है फिर से 4 मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अपकमिंग ईयर में आ सकता है ये, अपकमिंग ईयर क्वेश्चन हो सकता है, ये ध्यान रखना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट कलर की बात कर लेते हैं। तो अब कलर के बारे में हमने हालांकि D&F में भी डिस्कस किया था अच्छे से। तो कलर किस वजह से आता है, तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करता है, एक्साइटेशन में जाता है, एक्साइटेशन के बाद वापस नीचे आता है, तो हमको कलर अपीयर होता है। अब कलर अलग अलग तरीके की चीजें होती है। अब इसमें बहुत सारी और सीरीज भी आती है, तो उन सब में हम नहीं जाते, बस इतना देख लो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाला कलर्ड होगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या होगा, कलर्ड नहीं होगा या कलरलेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ये टाइटेनियम का बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, TiH2 का होल 6 3 पॉजिटिव। इसके पास B1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कलर्ड होता है, पक्का कलर्ड होता है, वॉयलेट कलर्ड होता है। ठीक है, फिर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने। जैसे इसका जो कलर होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो लीगेंड की वजह से आता है। अगर लीगेंड नहीं है तो वो कलर शो नहीं कर रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट जो होता है ना, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड वाला होता है वो कैसा होता है, नीले कलर का होता है, क्योंकि ये वाटर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, वही उसमें एक
फिनोमिना क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो कि उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये सब छोड़ दो अभी के लिए, बस याद रख के चले जाना। फिर एक और कॉम्प्लेक्स होता है जैसे टाइटेनियम H2 का O6 3 पॉजिटिव, अगर इसमें से पानी निकाल दोगे तो ये कलर्ड नहीं देगा। फिर एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में अच्छा सा, कि निकल का जब कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अलग अलग तरीके के कलर शो करता है, जब हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन या फिर अलग अलग लिगेंड के साथ उसको डिसॉल्व। फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनिल के अंदर बॉन्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार एक क्वेश्चन आई थिंक आएगा फिर से इसमें से, क्योंकि अभी तक इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, तो ये अपकमिंग ईयर्स में कभी ना कभी एक बार फिर से पूछेगा। या तो इनके स्ट्रक्चर पे पूछ लेगा या इनकी बॉन्डिंग पे पूछेगा, पर पक्का ना पक्का आएगा, नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, तो जैसे मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, कार्बोनिल लिगेंड और मेटल का बॉन्ड बन रहा होता है। NiCO4 टेट्राहेड्रल है, FeCO5 3bp है। एक बार तो इसका ज्योमेट्री पूछ लिया था, बताओ FeCO5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इस बार Mn2CO10 के बारे में पूछ ले, CO2CO8 के बारे में पूछ ले, है ना। हो सकता है CrCO6 के बारे में पूछ ले कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। इसको थोड़ा देख के जाना। इसके में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिनर्जिक बॉन्डिंग, मेटल कार्बोनिल का ही पार्ट होता है ये। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे अपने पास मेटल है, इसमें ना कार्बोनिल लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे सारे लिगेंड डोनेट करते हैं वैसे ही करता है। फिर ये बोलता है इधर ला वापस, मैंने तेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया, अब तू वापस मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर दे। इसी को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक बार इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया, अब मेटल को बोलेगा तेरे पास डी ऑर्बिटल भर भर के पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भरे हुए, तो मुझे वो ट्रांसफर कर दे, बैक डोनेट कर दे। पहले करेक्ट वर्ड है बैक डोनेशन। ठीक है, बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल टू कार्बोनिल लिगेंड। अब देखो, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड किस किस टाइप का बना हुआ है, तो कार्बन ने इसको डोनेट किया तो इट इज अ सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्ड। फिर कार्बन क्या करेगा अपने वेकेंट पाई स्टार में, क्योंकि कार्बन ने इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, जब पाई बॉन्ड है तो पक्का ना पक्का पाई स्टार भी होंगे। तो मेटल क्या करेगा, अपने डी ऑर्बिटल से इसके पाई स्टार में बैक डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो मेटल कार्बन के बीच में भी एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, इस वजह से, ये जो बैक डोनेशन है इस वजह से क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। और क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। बस इतना सा ध्यान में रख लो, यही क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है आप लोगों से, कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तब कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा होता है और कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक कर रहा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है वो एग्जाम में। फिर एप्लीकेशन की बात कर ले तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस तो दुनिया में बहुत सारी जगह काम में आता है। आप लोगों ने खुद ने भी बहुत सारे देखे हुए होंगे बट आपको याद नहीं होगा। जैसे क्लोरोफिल, पक्का ही सुना है पर पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है ना। मैग्नीशियम इसमें मेटल रहता है और पूरी तरफ ऐसे पोरफायरिन रिंग्स वगैरह रहती है। फिर ऐसे ही हीमोग्लोबिन है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में विल्किंसन कैटलिस्ट, फिर से इंपॉर्टेंट लिख लो, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला और उसका यूज क्या होता है। एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करने में काम में आता है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, ट्राइफेनल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड नाम है इसका। फिर फोटोग्राफिक प्लेट में AgBr, तो ये मैंने डी ब्लॉक वाले में बताया। फिर एक EDTA जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, ये क्या करता है, एनायंस और मतलब छोटे छोटे जो कैटायंस होते हैं ना उनको ट्रैप करने में काम में आता है, तो वो अच्छा एग्जांपल है। फिर एक DMG निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में काम में आता है। तो ये सारे क्या करते हैं, छोटे छोटे आयंस को टेस्ट करने में काम में। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ कुछ। तो जैसे नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आया हुआ था, CtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। देखो डाइअमीन 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 तो ठीक है, डाइक्लोरो तो भगा दो। प्लेटिनम के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, +2 रहेगा, +2 रहेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर FeCN का होल 6 3 माइनस। अब FeCN का होल 6 है तो sp3d2 तो हो नहीं सकता, जिसमें बी है वो हटा दो, बी है वो हटा दो, बी है वो हटा दो, सिर्फ एक ही बचा ऑप्शन है
एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करो, सारे के सारे आंसर सही जाएंगे, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। फिर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन कलरलेस है? तो जिसके पास भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलरलेस होगा। कोबाल्ट +3 D6, Mn+2 D5, वेनेडियम +2, कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो D3, कैंडियम +3 D0, मिल गया कैंडियम +3, ए हो जाएगा। इजी मामला। फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फॉरेंसिक साइंस में प्रियांशी टीम आप लोगों के लिए क्या है, मार्गदर्शन 2026 प्रोग्राम, जिसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रेप के साथ साथ सॉल्व PYQ, मॉक टेस्ट लीडर बोर्ड के साथ, इसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट एकेडमिक गाइडेंस, एडमिशन गाइडेंस वगैरह दी जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कॉलेज काउंसलिंग हो गया, रेस्क्यू प्लान वगैरह। इसके अलावा आप लोग के पास स्मार्ट टूल्स वगैरह हैं, जिसमें आपका स्कोर के बेसिस पर हम लोग आपको कॉलेज सजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको रियल टाइम अलर्ट और अपडेट वगैरह मिल पाएंगे। आपके मैम के साथ डायरेक्ट ग्रुप सेशंस भी होंगे, जिसमें हम लोग आपके साथ स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करेंगे। ये सब आपको मिल सकता है ओनली इन 2999। फिर अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस QR कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। दैट इज इट। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।